वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दी अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटी सीरीज़। ऑलरेडी हम 5 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये हमारा 6 पार्ट है और हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं और इसी तरह से हम पूरे 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी वो एक बार जाके चैनल पे विज़िट करें, प्लेलिस्ट देख लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और पॉलिटी सीरीज़ की प्लेलिस्ट का और हिस्ट्री सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट का, दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983। कौन सी कमीशन अपॉइंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए 1983 में? वो कमीशन थी हमारी सरकारिया कमेटी। ए इज़ द राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह समझ के पढ़ा करिए। आपके लिए यूज़फुल रहेगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए। सो कौन सी कमेटी थी जो अपॉइंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के लिए? वो थी सरकारिया कमीशन। कौन सी कमीशन थी? सरकारिया कमीशन। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, समझ लीजिए। हर ईयर ये इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो क्लैट वगैरह में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और कमेटी कमीशन ये ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बहुत सारी कमेटी पढ़ाई थी, कौन सी कमेटी किस चीज़ के लिए है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो एक बार जाके देख लें। सो ये क्या है, कौन सी कमीशन थी? वो थी सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? कौन से टैक्सेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट वो करती है, कलेक्ट करती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू, ये तीनों जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ये तीनों टैक्सेस किसके पास जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो आर्टिकल कौन सा है? वो हमारा आर्टिकल 66। सी इज़ दी राइट आंसर। आर्टिकल्स जितने भी हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी चैनल पर। आप इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी आगे अपडेट मिलती रहे और चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहें। क्योंकि किसी भी आर्टिकल को MCQ की फॉर्म में जैसे भी क्वेश्चन है और मैं इस आर्टिकल को अगर समझाना चाहूँ तो वो इतना इफ़ेक्टफुल नहीं रहेगा। सो आर्टिकल जितने भी हैं वो आपको ऐसी पूरी एक डिटेल में समझा दिया जाएगा एक सेपरेट वीडियो में, आर्टिकल और स्केड्यूल के, जो आपके लिए हेल्प करे। तो यहाँ पे बस इतना याद कर लीजिए कि कौन सा आर्टिकल डील करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो है वो आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 66। सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 66 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, उनके ऑफिस का टर्म कितने ईयर का होता है? वो होता है हमारा 5 ईयर का। डी इज़ द राइट आंसर। 5 ईयर इज़ द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म कितना होता है? 5 ईयर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं? सो इसका आंसर भी होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओरिजिनल एंड एप्लीट जुरिडिक्शन,
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू, ये तीनों ही पावर होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ये तीनों पावर होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ये आपको क्लैट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये जामिया के BLLB में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में भी आया था और 2019 में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा आपको जामिया के BLLB के पेपर में। क्लैट में भी, इलाइट में भी रिपीट होके पूछा गया ये क्वेश्चन। इसके अलावा जो बहुत सारे लॉ एग्ज़ाम्स में और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में, AMU के एग्ज़ाम में, जामिया के एग्ज़ाम में, BHU के एग्ज़ाम में, JNU के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, D इज़ दी राइट आंसर। ओरिजिनल एंड एप्लीट जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू, ये तीनों पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। D is the right answer. All of the above is the right answer. Next question is, which of the following are known as pressure group? इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है मतलब जिसे प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड यूनियंस, कास्ट ग्रुप्स एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को ही प्रेशर ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। कौन से ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है? प्रेशर ग्रुप्स के नाम से। तो इन तीनों को ही प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखिएगा। ये सीरीज़ आपको अभी जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछने लगे हैं MCQ के फॉर्म में, 40 क्वेश्चंस में भी MCQ के फॉर्म में आने लगे हैं अब, जब से पैटर्न चेंज हुआ है कोविड की वजह से। तो ये आपको वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। पॉलिटी जो वहाँ पूछी जाती है तो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें आपके लिए, क्योंकि 11th-12th की पॉलिटी काफ़ी अच्छी है, तो क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे ही बनकर आएंगे वहाँ से भी। सो प्रेशर ग्रुप किसे कहा जाता है, कि किसे प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है? ट्रेड यूनियन, कास्ट ग्रुप्स एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर ग्रुप्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D इज़ दी राइट आंसर। ऑल ऑफ दी अबव इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन डिस्क्राइब करता है? सो राइट आंसर इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये कौन डिस्क्राइब करता है? प्रीएम्बल। अगर आपको प्रीएम्बल याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा प्रीएम्बल, और समझ के पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं हमारे प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल में यूज़ करा गया है वर्ड सेकुलर। तो कौन डिस्क्राइब करता है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट? वो करता है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन करता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट में प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था? वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। B इज़ द राइट आंसर। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो में शायद ये चीज़ क्लियर करी थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और कौन से नाम से जाना जाता है? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्टी-सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अमेंड करा गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें कुछ वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे, जो ओरिजिनली नहीं है प्रीएम्बल में, वो वर्ड्स ऐड करे गए थे। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। अब वो वर्ड कौन से हैं? कौन से वर्ड थे जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड करे गए थे? वो हमारे थे सोशलिस्ट, सेक्युलर
सेक्युलर, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेक्युलर, इंडिया इज द सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में ऐड करा गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करे गए थे। यही वर्ड्स भी याद रखिएगा, कितनी बार वर्ड्स भी पूछ लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये तीनों वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। इतनी बार रिपीट करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको याद हो जाएं चीज़ें, तो अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए। ये आपके 12th के, अगर कोई 12th का स्टूडेंट एक वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट में प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इज़ द राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट इज़ द राइट आंसर जब प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये बहुत फेमस केस है और बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ केस है। ये बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि कौन सा ऐसा केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही फेमस केस है। ये है हमारा केस है बैरूबेरी यूनियन केस 1960। ए इज़ द राइट आंसर। क्या है इसका आंसर? बैरूबेरी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये कौन सा केस था? बैरूबेरी यूनियन केस 1960। तो ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। इसको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसको भी अच्छे से याद करिए। अच्छा, अब जो लोग इस ईयर एग्ज़ाम ना देके नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके ये चीज़ें चेंज नहीं होती, तो ये तो आपके लिए यही रहेंगी, तो आपको इनको ऐसे ही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, क्या पूछा गया है कि कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा। प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए, उनके पास कितने लोगों को नॉमिनेट करने की पावर होती है, तो वो होती है 12। सी इज़ दी राइट आंसर। 12 इज़ दी राइट आंसर। वो नॉमिनेशन किन बेसिस पर होता है वो आपको पता होना इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, पर हो सकता है कभी पूछ लें एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो नॉमिनेशन होता है वो किन बेसिस पर होता है। 12 जो मेंबर्स चुने जाते हैं, वो जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, उन्हें किस बेसिस पे करते हैं, तो वो बेसिस होती है हमारी लिटरेचर। वो हमारी बेसिस होती हैं लिटरेचर। वो बेसिस हमारी होती हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। ये थोड़ा हॉच पॉच लग रहा है, रुकिए मैं ढंग से लिख देती हूँ यहाँ पे, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कितने लोग प्रेसिडेंट जी कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो होते हैं नॉमिनेट 12 पीपल। अब वो किन बेसिस पे होते हैं? फर्स्ट कैटेगरी हमारी हो गई लिटरेचर, फर्स्ट हो गई हमारी लिटरेचर, सेकंड हो गई हमारी साइंस, सेकंड हो गई हमारी साइंस, थर्ड हो गई हमारी आर्ट्स, थर्ड हो गई हमारी आर्ट्स एंड फोर्थ हो गई हमारी सोशल सर्विस।
सोशल सर्विस। तो इन बेसिस पर ये 12 जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए, तो वो इन बेसिस पे किए जाते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स या फिर सोशल वर्क देख करके। कितने मेंबर होते हैं वो होते हैं 12 मेंबर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेड द नीति आयोग एज ए चेयरपर्सन। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो नीति आयोग के जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। नीति आयोग कब बनी? नीति आयोग कब बनी? कितनी बार एग्ज़ाम में आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है हमारी, फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कितनी बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फॉर, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और फिर दूसरे वाले आई से इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। और नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, नीति आयोग इफेक्ट में कब आई है? यहाँ पे ईयर मिस हुआ है लिखना। इफेक्ट में आई है 1 जनवरी 2015 में। ईयर भी याद रखिएगा, ईयर ही पूछा गया इस क्वेश्चन में। ईयर क्या है? 1 जनवरी, डेट थी 1 जनवरी और ईयर था 2015। तो नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द CEO ऑफ नीति आयोग। चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं हमारे PM। अब CEO कौन है हमारे नीति आयोग के? नीति आयोग के CEO हैं हमारे अमिताभ कांत। सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। सो CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? अमिताभ कांत जी। और हमारे चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन है हमारे नीति आयोग के? चेयरपर्सन कौन है हमारे नीति आयोग के? वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग कब बनी? वो हमारा है 1 जनवरी 2015। तो मैंने ऊपर वाली चीज़ें भी आपको इस क्वेश्चन में रिवाइज करा दी हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? अमिताभ कांत जी। CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत जी। सी इज़ द राइट आंसर। अब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर ऐसा बहुत बार हुआ है एग्ज़ाम में और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी, बट मैं आपको यहीं पर ऐसे बता देती हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान जो है वो कौन डिज़ाइन करता है, और ऑप्शन में प्लानिंग कमीशन दिया हो, कौन सा कमीशन दिया हो? प्लानिंग कमीशन दिया हो और नीति आयोग दिया हो, तो प्लानिंग कमीशन गलत होगा। 5 ईयर प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन डिज़ाइन नहीं करता है। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है।
नीति आयोग ने किसको रिप्लेस करा है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो किसे रिप्लेस करा है? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सी क्या है? नीति आयोग। और हमारा 5 ईयर प्लान भी अब कौन डिज़ाइन करता है? वो भी करता है नीति आयोग। तो राइट आंसर क्या होगा उस टाइम आपके लिए? वो होगा हमारा नीति आयोग इज़ द राइट आंसर। तो कभी भी गलती नहीं करिएगा एग्ज़ाम में अब कि आप प्लानिंग कमीशन टिक करके आ जाएं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान कौन डिज़ाइन करता है, कौन सी बॉडी होती है जो 5 ईयर प्लान डिज़ाइन करती है, या हेड बॉडी कौन सी है, तो वो नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग ने रिप्लेस करा है किसे? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? अमिताभ कांत। और हमेशा चेयरपर्सन जो नीति आयोग के रहते हैं वो कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग केम इनटू फोर्स कब आई है? 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पर मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि आई होप कि आपको ये चीज़ें यहीं याद हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The fundamental duties are included in the Constitution of India by which of the following amendment? ये मैं आपको शायद फर्स्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ। होपफुली नॉट होपफुली, एक्चुअली मैंने ये आपको हर वीडियो में बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कमिटी में इंट्रोड्यूस करी गई है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अमेंडमेंट एक्ट क्या है, आर्टिकल क्या है, एंड हाँ, आई एम श्योर कि मैंने इसे फर्स्ट या सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड करी गई हैं? वो है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी इंक्लूड करी गई हैं। उस टाइम पे मैंने आपको एज अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझाया था, और अब इस वीडियो में ये आपको एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कौन से अमेंडमेंट में? वो है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जो चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, जिन्होंने वीडियो देख रखी है उन्हें पता होगा ये। इसका आंसर उन्होंने क्वेश्चन देखते ही कर दिया होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड हुई हैं वो हुई हैं हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से एक्ट में ऐड हुई हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा इस चीज़ को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन हैं कौन से पार्ट में? पार्ट पूछा गया है यहाँ पे। मैंने ये भी आपको बताया था, मैं बता रही हूँ ना। मैंने जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। मैं आपको यहाँ पर भी क्लियर कर देती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है पार्ट 4A में। पार्ट 4A में ये ए क्यों ऐड हुआ ये भी मैंने वहाँ पे बताया था। ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी और अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मैंने वो भी आपको वहाँ पे बताया था। ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थी। अब प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में 11 है। 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिसकी वजह से पार्ट 4 ये ए में ऐड हुई है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी 82nd अमेंडमेंट। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। ओके, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन पार्ट 4A। A is the right answer. Let's move to the next question. Which of the following article of the Indian Constitution contain fundamental duties? देखें मैंने वहाँ पर आपको आर्टिकल भी बताया था। So right answer is B, 51A। आर्टिकल 51A is the right answer। आर्टिकल 51A इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पहले भी कहा था उस वीडियो में कि ये मैं एज अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बता रही हूँ, पर आने वाली वीडियोज़ में ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में है कि कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेट करता है, वो रिलेट करता है आर्टिकल 51A। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल कंटेन करते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की, हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, वो कितने आर्टिकल से हमें इस चीज़ की आज़ादी देते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर, नो सॉरी, ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 25 to 28 किसके लिए, हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के लिए है। आर्टिकल्स पे जब वीडियो आएगी तो सेपरेट एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि आपसे आर्टिकल्स अलग अलग अपने उस पर कहना क्या चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 to 28, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलता है। ये जितनी भी सीरीज़ हम लेकर आए हैं, मतलब पूरी 500 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन या वीडियो स्किप करने की गलती ना करें, अच्छे से समझिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बार बार रिपीट करने का मकसद भी यही होता है कि आपको बार बार वीडियो ऑन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको यहीं याद हो जाए वीडियो देखते हुए एक ही बार में। सो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 to 28, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा। आर्टिकल 14 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 14 says that equality before the law. Article 14 says that equality before the law. Article 14 is the right answer. ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आर्टिकल 14 इज़ द राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला एग्ज़ाम में, बहुत बार। जितने भी आर्टिकल हैं, स्पेशली अनटचेबिलिटी, रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू लाइफ, और अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे कि आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये जितने भी हैं हमारे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के हमारे आर्टिकल 30 तक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5 होता है हमारा सिटीज़नशिप के लिए। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वहाँ जाके देख लीजिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल मैंने समझाने की कोशिश करी है उन वीडियोस में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं कह रही हूँ, इट डजंट मीन कि वो वेस्ट है या कुछ ऐसा नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स आपको वो चीज़ उसके साथ याद रखनी है, कॉन्सेप्ट के साथ। वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाती हैं वो चीज़ें, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। मैंने अभी अनटचेबिलिटी की बात करी आपसे कि अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के आपका आर्टिकल 30 तक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सारे आर्टिकल। आप इतने तो समझ के याद रख ही सकते हैं। आर्टिकल 5 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा किसके लिए है, सिटीज़नशिप के लिए। सिटीज़नशिप के लिए है हमारा आर्टिकल 5, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल क्या है, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है 17, डी इज़ द राइट आंसर। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। इनमें से कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। अभी ही ऊपर बताया था, डी इज़ द राइट आंसर। पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स। जस्ट वेट। ओके, सॉरी फॉर दिस। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3। अभी पार्ट 4 इतने अच्छे समझाया मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कि मैं फंडामेंटल राइट का पार्ट भूल गई थी। आई एम सॉरी। सो राइट आंसर इज पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट? पार्ट 3। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। और सिटीजनशिप का अब सिटीजनशिप का क्या होगा फिर? पार्ट 2। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। सिटीजनशिप पार्ट 2। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 4। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। मित्रा बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 4A। ओके, पार्ट 4A ऐड हुआ था हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, लेकिन पार्ट 4 अगर दिया हो तो भी वो ओरिजिनली पूछ रहे हैं, वहाँ पे भी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए वही सही ऑप्शन होगा, पार्ट 4। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है पार्ट 3। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 3 तरह की नेशनल इमरजेंसीज होती हैं, उनका आर्टिकल क्या क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं या किन सिचुएशंस में लगाई जाती हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है, वो भी मैंने आपको कहा था ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल का मतलब वेस्ट नहीं होता है, मैं फिर से बता रही हूँ। एडिशनल का मतलब होता है कि आपके लिए यूज़फुल है, आप इसको याद रखिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आर्टिकल 352 इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 352। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि कितनी तरह की इमरजेंसी होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। आर्टिकल 352 अभी आपको यहाँ पता चल गया, जो बिल्कुल हैं अभी कि उन्होंने अभी हमारे चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देखना अभी स्टार्ट करा है, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। बाकी जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा ही है, और जिन्होंने नहीं देखा है, जो न्यू है, वो जाके देख ले प्रीवियस वीडियोस। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 52, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। कितनी तरह की टोटल इमरजेंसी हो गई? 3 तरह की टोटल इमरजेंसी हो गई। तो नेशनल इमरजेंसी अंडर डिक्लेयर अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 352। आज तक इंडिया में कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी इन तीनों में से? वो नहीं लगी है, वो लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में नहीं लगी है, नहीं लगी है। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी भी लगी है इंडिया में, स्टेट इमरजेंसी भी लगी है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में नहीं लगी। ऐसा फाइनेंशियल इशू कोई आया नहीं है अब तक इंडिया में जो हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़े, तो अब तक इंडिया में ये वाली इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी भी लगी है और स्टेट इमरजेंसी भी लगी है। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 352। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। मैंने आपको जब हमारा सीरीज़ का पार्ट 1 आया था, मैंने आपको तभी वहाँ पर क्लियर करा था। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए इज़ द राइट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of Indian Constitution says that will be an election commission in India? यहाँ पे वर्डिंग चेंज है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत हमारा इलेक्शन कमीशन हमें मिला है। अब आर्टिकल 324, मैंने आपको जो हमारी वीडियो की सीरीज़ आई, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी वहाँ बताया था। आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल 324 सेज दैट will be an election commission in India।
तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या हुआ हमारा, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल हुआ हमारा आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या हुआ हमारा, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी ईयर। तो सबको पता होगा, सी इज़ द राइट आंसर, एवरी 5 ईयर। लोकसभा के इलेक्शन कब होते हैं, एवरी 5 ईयर। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर। ये भी पता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब कि इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये थोड़ी आता है एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में आप कभी जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेशन की एज क्या होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं आपको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक लगेगा बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेसिक नॉलेज ही आपकी जज कर रहे होते हैं एग्ज़ाम में। आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं कितने नहीं, वो आपको वही जज कर रहे होते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन एवरी 5 ईयर पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है कौन से पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट कौन सा है हमारा, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है हमारा पार्ट, वो कौन सा पार्ट है, वो हमारा है पार्ट 4। कौन सा पार्ट है, पार्ट 4। अब कितने आर्टिकल से स्टार्ट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट है 4। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पार्ट 4A है, याद रखिएगा इस चीज़ को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A और ओरिजिनली पार्ट 4। डी इज़ द राइट आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन पार्ट 4। डी इज़ द राइट आंसर। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।